अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में दर्द नहीं होता। तो पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट, ऐसी गांठ जिसमें दर्द ना हो रहा हो, वो और भी खतरे की गांठ हो सकती है। तो अगर आपको अपनी ब्रेस्ट में गांठ महसूस हुई है तो प्लीज घर पे मत बैठिए, उसकी तुरंत जांच कराइए। 40 साल की उम्र से हर लेडी को ब्रेस्ट का एक एक्सरे होता है जिसको हम मैमोग्राम बोलते हैं, स्क्रीनिंग मैमोग्राम। तो वो 40 साल की उम्र के बाद साल या 2 साल में एक बार एक अच्छे ढंग के सेंटर से कराना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान, कोई भी शख्स, कोई भी लेडी फॉर दैट मैटर इज एट रिस्क फॉर कैंसर, मतलब उसको कैंसर होने का खतरा है। ये गारंटी है कि अगर आप टाइम पे आओगे तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज बीपी शुगर के इलाज से ज़्यादा आसान है। हम चाहते हैं कि हम कैंसर को तब पकड़ें जब उसके लक्षण अभी सामने ना आए। डेफिनेटली अगर हम ट्रीटेबल एंड क्योरेबल कैंसर्स की बात बॉडी में करें तो ब्रेस्ट कैंसर उनमें टॉप में आता है। नमस्कार, मैं हूं अतुल। स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर पुरुषों में सबसे ज़्यादा इस मामले पाए जाते हैं ओरल कैंसर के, वहीं महिलाओं में गर्भाशय और ब्रेस्ट कैंसर के। ब्रेस्ट कैंसर पर बात करने के लिए हमने बुलाया डॉक्टर कंचन कौर को। डॉक्टर कंचन स्पेशलिस्ट हैं ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी में। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, नमस्कार। मैम, मैं पढ़ रहा था कि हर साल ऐसे सर्वे आते हैं कि पिछले साल से ये मामले 20% बढ़ गए हैं ब्रेस्ट कैंसर के, और पिछले 15-20 सालों में ये बहुत तेज़ी से जो है महिलाओं में बढ़ रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर को समझने से पहले हम थोड़ा सा कैंसर को अगर समझना चाहें। तो देखिए, कैंसर जो है, कैंसर वर्ड वो आया है एक ग्रीक वर्ड से, और कैंसर का मतलब है केंकड़ा। ग्रीक में कैंसर वर्ड जो है वो केंकड़े को सिग्निफाई करता है। तो केंकड़े की बॉडी होती है और केंकड़े के आगे क्लॉज होते हैं, है ना, जो डेंजरस होते हैं। अब कैंसर जो है वो हमारे ही शरीर के जो अपने नॉर्मल सेल्स हैं उनकी जब ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो जैसे आप सोचिए कि अगर किसी को चोट लगती है तो घाव भरने के लिए वो सेल्स को बढ़ना पड़ता है, पर बॉडी में एक स्टॉप सिग्नल होता है जो बताता है कि घाव भर गया, अब और सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। बट कैंसर में क्या होता है, जिस भी अंग से, जिस भी ऑर्गन से कैंसर शुरू होता है उसके जो सेल्स हैं वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि दीमक है, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16। तो ये अनकंट्रोल्ड ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स है, मतलब इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई काबू नहीं है। अब अगर ये सेल्स बढ़ रहे हैं तो जिस अंग में वो शुरू हुए हैं थोड़ी देर के बाद उस अंग की जो ब्लड सप्लाई है उससे उनकी खुराक पूरी नहीं मिलती, तो ये फिर शरीर में फैलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम कैंसर की स्टेजेस की बात करते हैं। सो अर्ली स्टेज कैंसर में कैंसर जिस भी अंग से शुरू हुआ है, सपोज करो ब्रेस्ट से शुरू हुआ है तो वो ब्रेस्ट में ही है। लेकिन अगर पेशेंट समय पे नहीं आए या बहुत ही तेज स्वभाव का कैंसर हो तो उसके जो कीटाणु, जो उसके सेल्स हैं, वो आपकी ब्लड वेसल्स के ज़रिए आपके शरीर में फैलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कैंसर को समय पे पकड़ना ज़रूरी होता है। तो कैंसर इन्फेक्शन नहीं है, ये छुआछात की बीमारी नहीं है, ये एक से दूसरे को नहीं लग सकती, तो ये आपके ही अपने शरीर के सेल से बनती है। क्या ये अभी तक कोई ऐसी रिसर्च है जिससे हम ये पुख्ता तौर पे कह सकें कि इस वजह से कैंसर होता है? बिल्कुल, कुछ कैंसर्स हैं जिनकी वजह हमें मालूम है कि ये क्यों होते हैं। सो अराउंड 10 से 15% जो ब्रेस्ट के कैंसर की अगर मैं बात करूं या ओवरीज के कैंसर की हम बात करें तो आपके जीन्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बन रहा है। तो जैसे एंजेलिना जोली का नाम सबने सुना है, तो ब्रेका करके जीन है, ब्रेस्ट कैंसर जीन, उनमें वो वाले जीन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स की ओवर ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ओवर ग्रोथ होने का चांस है। तो अगर आपकी जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री है, आपके घर में, आपके परिवार में, बोथ फादर के साइड से और मदर के साइड से ब्रेस्ट या ओवरी का कैंसर अगर है तो हो सकता है कि वो जीन जो है वो आप में भी पास हुआ हो। तो हम फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग होती है उनमें हमें पता है जेनेटिक वजह है जिसकी वजह से हो रहा है। अब कई कैंसर हैं, जैसे इंडिया में मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, ओरल कैंसर, वो तो हमें पता है तंबाकू की वजह से है। लंग का कैंसर हमें पता है सिगरेट पीने की वजह से है। सो बट ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें 90% केसेस में, 80 से 90% केसेस में हमें ये नहीं मालूम कि कोई एक वजह जिसकी वजह से ये हो रहा हो। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अगर आपको कैंसर हो गया है और इसका अगर कोई हिस्ट्री नहीं है, स्पष्ट कारण नहीं है, मीन्स यू आर अनलकी। ऐसा क्या मानते हैं आप डॉक्टर लोग? अनलकी वर्ड को मैं यूज़ नहीं करूँगी। मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपको कैंसर हुआ है
और वो समय पे पकड़ा गया है तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अगर समय पे पकड़ा जाए तो ऑलमोस्ट 100% क्योरेबल हो सकता है। तो ज़िंदगी में कब किसके साथ क्या होगा ये तो पता नहीं है, पर जो हुआ है अगर हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि उसका इलाज है, फिर तो आप अनलकी बिल्कुल भी नहीं हैं, फिर तो आप लकी हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर में सबसे पहले जो है वो गांठ बनती है ब्रेस्ट में। आप इस कैंसर को डेवलप होने से पहले अगर आप बताना चाहें ये गांठ किस तरह से होती है और इसका अर्ली डायग्नोसिस कैसा होना चाहिए? मैं कुछ पहले बहुत ज़रूरी आंकड़े बताना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इंडिया में पिछले कुछ दशक में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में ऑलमोस्ट 50% का जो है इंक्रीज़ हुआ है, 50% से बढ़े हैं। अब इसमें एक तो कि कैंसर के केसेस वाकई में बढ़ रहे हैं, और दूसरा थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़ी है, तो लोग सामने आ रहे हैं, वो टाइम पे जांच करा रहे हैं, तो कैंसर पकड़े भी जा रहे हैं। अब कैंसर में क्या है कि एक तो ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं, ठीक है, कि आपको लक्षण हुआ तो आप डॉक्टर के पास आए। लक्षण में सबसे कॉमन लक्षण जो है वो गांठ है, और एक बहुत ही गलत धारणा हमारी लेडीज़ में है कि अगर गांठ में दर्द नहीं है तो वो कैंसर नहीं हो सकता, जबकि अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में दर्द नहीं होता। तो पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट, ऐसी गांठ जिसमें दर्द ना हो रहा हो, वो और भी खतरे की गांठ हो सकती है। तो अगर आपको अपनी ब्रेस्ट में गांठ महसूस हुई है तो प्लीज़ घर पे मत बैठिए, उसकी तुरंत जांच कराइए। यहाँ ये भी गलतफहमी हो सकती है कि हर गांठ कैंसर भी नहीं होता। बिल्कुल, तो 80% जो गांठें हैं वो कैंसर नहीं होती, पर जब तक आप जांच नहीं कराएंगे आप कैसे बताएंगे कि वो कैंसर की गांठ है या नहीं है। तो कोई भी गांठ हो, दर्द हो या ना हो, और स्पेशली अगर दर्द ना हो रहा हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। दूसरी चीज़, निप्पल से खून या पानी का रिसाव होना। अब नॉर्मली लेडीज़ को सफ़ेद, ग्रीन या पीले रंग का नॉर्मल डिस्चार्ज थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है, पर अगर आपकी ब्रेस्ट से खून आ रहा है निप्पल से, या पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, और अगर वो एक बार भी आया हो तो आपको तुरंत क्या डॉक्टर ये के गांठ पास। है तो तब भी आ सकता है ये? गांठ की वजह से भी आ सकता है, बट अधिकतर गांठ नहीं भी हो तो ये मतलब ये दूसरा लक्षण है इसका। गांठ एक लक्षण है। अच्छा। ज़्यादातर कैंसर गांठ की तरह प्रस्तुत करती है पेशेंट, बट उसमें ब्रेस्ट निप्पल से डिस्चार्ज होना उसका एक और लक्षण है। फिर आपके निप्पल पे या ब्रेस्ट की स्किन पे कोई ऐसा घाव जो कि आपके नॉर्मल डॉक्टर की ट्रीटमेंट से 2-3 हफ्ते में ठीक ना हो रहा हो, तो ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन ज़रूर ले लेना चाहिए। आपके ब्रेस्ट के आकार में बदलाव आना, आपके बगल में गांठ होना, ये सब जो है ये कैंसर के लक्षण हैं। अब ये तो हुए एक साइड पे। अब ये लक्षण आप कैसे पकड़ोगे? आप तभी पकड़ोगे एक, अगर आप अवेयर हो, अगर आपको जानकारी है, और आप अपनी जांच स्वयं अपने हाथों से महीने में एक बार कर रहे हो। डॉक्टर के पास जाने से पहले सेल्फ डायग्नोसिस जो है। बिल्कुल, तो हम सबसे यही बोलते हैं 18-19 साल की उम्र से हर लड़की को ये मालूम होना चाहिए कि महीने में एक बार अपने हाथ से अपनी ब्रेस्ट की जांच करनी है, क्योंकि लकीली ब्रेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है, तो आप इसको देखते हैं, इसको छूते हैं नहाने के टाइम, आप अपनी जांच खुद कीजिए। कैसे करें मैम, कैसे? उसमें अब ऐसे बताना मुश्किल है, बट 3 उंगलियों से अपनी ब्रेस्ट पे, पूरी ब्रेस्ट पे अपना हाथ चला के देखिए, और अगर आपके हाथ के नीचे कोई भी गांठ आती है, वो तो आपको तभी पता लगेगा अगर आपको पता आपका नॉर्मल क्या है, तो अब नॉर्मल आपको एकदम से पता लग जाएगा। तो अपनी ब्रेस्ट को अच्छे से जांच करें, अपने डॉक्टर से जाके सीखें कि गांठ कैसी महसूस होती है, कैसे अपनी जांच करनी है। शीशे में खुद को देखें, आपकी ब्रेस्ट में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा, निप्पल को दबा के देखें, उससे खून या पानी तो नहीं आ रहा। तो 5 मिनट लगते हैं केवल खुद की जांच करने के लिए। फील करें ब्रेस्ट को, अपनी ब्रेस्ट को देखें, अपनी ब्रेस्ट को फील करें 3 उंगलियों के साथ, फ्लैट ऑफ द हैंड ऑन सरफेस ऑफ ब्रेस्ट। मतलब जैसे हम अपना सिर सहलाते हैं या चद्दर सहलाते हैं बेड के ऊपर, फ्लैट ऑफ द हैंड, वैसे करके आपने हाथ चलाना है। तो ये तो हुआ कि आपने खुद से जांच की और आपको पता लगा। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमारा 100% तक क्योर रेट हो, तो हम चाहते हैं हम गांठ को तब पकड़ें जब ना आपको महसूस हो रही हो ना डॉक्टर को महसूस हो रही हो, क्योंकि ओवरनाइट तो गांठ इतनी बड़ी बन नहीं जाएगी कि हाथ से महसूस होगी। तो उस टाइम पे स्क्रीनिंग टेस्ट, जिनको हम बोलते हैं कि 40 साल की उम्र से हर लेडी को ब्रेस्ट का एक एक्सरे होता है जिसको हम मैमोग्राम बोलते हैं, स्क्रीनिंग मैमोग्राम। तो वो 40 साल की उम्र के बाद साल या 2 साल में एक बार एक अच्छे ढंग के सेंटर से कराना बहुत ज़रूरी है। तो 18 साल की उम्र से आपने महीने में एक बार अपनी जांच की,
35 साल की उम्र से आप डॉक्टर के पास जाके साल में एक बार जांच कराइए और 40 साल की उम्र के बाद आप अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराइए। तो चावल के दाने जितनी गांठ भी पकड़ी जाती है, और जब गांठ इतनी छोटी पकड़ी जाती है, वो तो दीमक समान है। जैसे मैंने कहा, अगर आपने उसको ज़्यादा देर रहने नहीं दिया तो वो फूलेगा नहीं, वो फट के आपके शरीर में कहीं और फैलेगा नहीं, तो फिर कैंसर अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाएगा। यहाँ मैं एक बहुत दुख भरा आपको स्टेटिस्टिक बताना चाहती हूँ कि इंडिया में 80 से 90% ब्रेस्ट कैंसर के केस स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं। एक हमारी लेडीज़ अपनी जांच खुद से करती नहीं, अगर की भी और गांठ महसूस हुई, उसमें दर्द नहीं था, तो वो डॉक्टर के पास समय पे नहीं आई, और अगर दर्द भी है, गांठ का पता भी है ये कैंसर हो सकता है, कैंसर वर्ड का डर जो है वो उनको घर पे बैठाए रखता है। और ये भी लगता है कि ये हमको नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो ह्यूमन नेचर है ना। अगर पूरे मोहल्ले में आग लगेगी तो हमारा ही घर बचेगा, बाकी सबका घर जाएगा। ये तो ह्यूमन नेचर है, मुझे क्यों होगा। तो हमको ये समझना है कि कैंसर आजकल किसी को भी हो रहा है, और इंडिया में, हमारे देश में, बाहर के देशों के मुकाबले यंग ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। तो जैसे बाहर के देशों में 50, 60, 70 में जाके ब्रेस्ट कैंसर होता है, हमारे देश में 16 से 20% जो कैंसर केसेस हम ब्रेस्ट के देखते हैं वो 40 साल से कम उम्र की लड़कियों में है। क्यों मैम? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन, क्या इसका कारण क्या है? कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। अधिकतर यंग पेशेंट में अगर कैंसर हो रहा है तो कोई फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक कॉज हम मानते हैं कि होता है, बट आजकल जिस तरीके से हमारा रहन सहन, हमारा खान पान हो गया है, हम डॉक्टर्स खुद परेशान हो जाते हैं कि हमारी किताबों में जो नहीं लिखा है हम क्लिनिक में देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को इतने केमिकल्स पूरा दिन हमारी बॉडी पे जो है असर करते हैं। तो आप मानिए कि जो आप मॉर्निंग में अपना टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक का टूथब्रश यूज़ करते हैं, जो केमिकल्स आप अपने फेस पे क्रीम के नाम पे लगाते हैं, जो आप प्लास्टिक की बॉटल में पानी पीते हैं, जो आप खाना खाते हैं उस पे कितना कीटनाशक है, ये सब एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। एंडोक्राइन मतलब आपके हार्मोन्स, आपके शरीर के। डिसरप्टर मतलब उसको तहस नहस करने वाले, उसको छेड़ने वाले। तो उससे क्या होता है कि शरीर में कैंसर जैसी बीमारी, लेडीज़ में पीसीओडी जैसी बीमारी, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारी, ये सब बढ़ रही हैं। तो ये जो हमारा खान पान बहुत गलत हो गया है, हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स बहुत हैं, इस सब से कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। ऑल्सो क्योंकि मैंने कहा ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो लाइफस्टाइल में आप रात को कितने बजे सो रहे हैं, आप प्रॉपर अंधेरे में 8-9 घंटे की नींद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक सर्केडियन रिदम है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। चिड़ियाँ सुबह निकलती हैं घर से, अंधेरा होता है तो वो वापस अपने घोंसले में आ जाती हैं। पर अगर दिन में एकदम अंधेरा हो जाए क्योंकि तूफान आया तो क्या होता है? चिड़ियाँ घोंसले की तरफ वापस जाती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में वायर्ड है कि अंधेरा है तो हमको जाके आराम करना है। पर हम लोगों ने आजकल क्या किया है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक हम अपने फ़ोन्स पे हैं। हमें ब्लू लाइट बहुत असॉल्ट कर रही है, आपके चार्जर, आपके लैपटॉप, आपके फ़ोन, इस सब से आपकी बॉडी बहुत डिसरप्ट हो रही है। तो ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, ठीक से आराम नहीं करना, रेस्ट नहीं करना, स्ट्रेसफुल लाइव्स होना, खाना पीना ठीक नहीं होना, और लेडीज़ में बच्चे समय पे नहीं होना, कम बच्चे होना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, ये सब आपके बॉडी के हार्मोन्स को पूरी तरह से हिला देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप नहीं कराते हैं बच्चे को, उससे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है तो मतलब? देखिए, थ्योरेटिकल रिस्क में हाँ जी, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हो तो थोड़ा रिस्क बढ़ता है, बट देन और भी इतने सारे कारण हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस लेडी ने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया उसको कैंसर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट येस, अगर आप जो थ्योरेटिकल कॉजेज़ हैं उसमें समय पे बच्चे ना होना, बच्चों को दूध ना पिलाना आपके रिस्क को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। लेकिन हम कितनी लेडीज़ देखते हैं जिनके 4, 5, 6 बच्चे हैं, उन्होंने उनको दूध भी पिलाया बट फिर भी उनको कैंसर हुआ। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स, कोई भी लेडी फॉर दैट मैटर इज एट रिस्क फॉर कैंसर, मतलब उसको कैंसर होने का खतरा है। तो हम ये डराने के लिए नहीं बोल रहे, अवेयर हम करने ये के लिए। अवेयर करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर आपके मन में है कि अगर मेरा रहन सहन ठीक नहीं है, अगर मैं अपनी जांच समय पे नहीं करूंगी, तो एक, कैंसर बनने का खतरा ज़्यादा है, दूसरा उसको समय पे नहीं पकड़ने का खतरा ज़्यादा है। तो क्योंकि कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में अभी मैंने आपको 10 चीज़ें बता दी, तो क्योंकि कोई एक ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से कैंसर होता है और मैं बोलूँ कि आप ये मत करिए तो कैंसर नहीं होगा, क्योंकि कोई एक ऐसी वजह नहीं है। हम ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज तो बोलते हैं, पर सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी जांच समय पे करना।
कोई भी आपको लक्षण लगे तो समय पे डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि ये गारंटी है कि अगर आप टाइम पे आओगे तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज बीपी शुगर के इलाज से ज़्यादा आसान है। अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको शुगर की बीमारी है, आपको तो उम्र भर दवाई खानी है। बट अगर आपको अच्छे स्वभाव का कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा गया है तो 5 से 7 साल के इलाज में आप ठीक हो जाते हो। तो ये चीज़ समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं, किन स्टेज पे ज़्यादा आते हैं, कब कि अब जो है डायग्नोसिस जो है बिल्कुल एडवांस स्टेज पे कैंसर पहुंच गया है? सो देखिए, क्या मिथ है और क्या इसके बारे में सो भ्रम है? सैडली हम ये सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग समय पे आएंगे और जिन लोगों की लेडीज़ का एजुकेशन लेवल कम है वो लेट आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि गांव की लेडी रेडियो पे सुनती है कि ब्रेस्ट में गांठ हो के डॉक्टर के पास जाओ तो वो तुरंत आ जाती है, लेकिन यही पढ़ी लिखी लेडी, ऑफिस में काम करने वाली लेडी अपने जो डेली रूटीन में इतना फंसी हुई होती है कि अगर उसको कोई लक्षण लगता भी है वो समय पे नहीं आती है। पर जैसे ओवरऑल इंडिया का स्टेटिस्टिक 80 to 90% लेट स्टेजेस में आते हैं, पर क्योंकि हम लोग ऐसे हॉस्पिटल्स में बैठे हैं जहाँ पर लोग खुद से जांच कराने के लिए आते हैं, तो हम बहुत से केसेस को बहुत अर्ली स्टेजेस में भी पकड़ते हैं। हम यंग पेशेंट्स को भी कई बार स्टेज 0 स्टेज 1 में पकड़ते हैं, जिससे कि उनका फिर ट्रीटमेंट जो है बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। पर अभी भी हमारी क्लिनिक में लेडीज़ ऐसी गांठों के साथ आती हैं जिसको उन्होंने 2-3 साल तक पाल के रखा, वो गांठ बढ़ी, वो गांठ स्किन से फूटी, उसमें से ब्लीडिंग हुई और कई बार उसमें कीड़े और मैगेट्स भी पड़े हुए होते हैं और लेडी हमारी क्लिनिक में आती है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि कैंसर में दर्द नहीं होता, ब्रेस्ट कैंसर में कितनी बार पेशेंट आता है उसके पूरे शरीर में कैंसर फैला हुआ होता है और पेशेंट को नहीं मालूम होता, क्योंकि उसमें किसी को कोई सिम्टम ही नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इससे पहले कि कैंसर आपको ढूंढे, आप कैंसर को ढूंढिए, आप उसको समय पे पकड़िए, क्योंकि समय पे आ गए तो इलाज बहुत सरल है। और इलाज इसके मैम कितने विस्तृत इलाज हैं? सर्जरी, कीमो या रेडियोथेरेपी, इसका इलाज कितना संभव है? सो देखिए, कैंसर का इलाज की जब हम बात करते हैं तो कई बार हम सोच न्यूज़ में सुनते हैं कि कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल करना हाँ, पड़ा इसमें। तो वो मैं समझा रही हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ना वो एक प्रकार का नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर कई प्रकार का है। कुछ अच्छे स्वभाव का ब्रेस्ट कैंसर होता है जो आपके फीमेल हार्मोन को खा के पलता है, जिसको हम हार्मोन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो फीमेल्स की बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन होते हैं, तो वो जो कैंसर है वो उन पे डिपेंडेंट होता है। और कुछ कैंसर होते हैं जो इस पे डिपेंडेंट नहीं होते और वो बहुत तेज स्वभाव के कैंसर होते हैं, जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव कैंसर बोलते हैं। या एक और टाइप का मार्कर होता है HER2 न्यू, वो HER2 पॉजिटिव कैंसर होते हैं। तो एक तरफ तो बहुत अच्छे स्वभाव का कैंसर, एक तरफ तो बहुत तेज स्वभाव का कैंसर। तो आपका क्या इलाज प्लान होगा वो आपके कैंसर के स्वभाव पे डिपेंड करेगा। आजकल हम एक वर्ड यूज करते हैं क्लिनिक में, उसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। मतलब ये नहीं कि आपके मोहल्ले में उसका तो ऐसे इलाज हुआ तो मेरा इलाज अलग क्यों हो तो रहा हर है। बुखार की दवाई पीसीएम नहीं है? बिल्कुल नहीं। सो हर पेशेंट जो है उसका कैंसर किस स्टेज पे है, किस प्रकार का है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट को मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सब चीज़ें जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होती हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान नहीं बनाते। अब ट्रीटमेंट में अधिकतर 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। 4 में से किसी की 1 लगेगी, किसी की 2, किसी की 3, किसी की चारों की चारों। और ये क्या है? सर्जरी, ऑपरेशन, दूसरा कीमोथेरेपी जो कि नस के जरिए दवाई चढ़ती है कैंसर के सेल्स को मारने के लिए, तीसरा रेडियोथेरेपी जो कि एक एक्सरे के समान इलाज होता है, अगेन जो कैंसर के सेल्स को मारता है, और चौथा मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जैसे मैंने कहा किसी का कैंसर हार्मोन सेंसिटिव कैंसर है, वो ईस्ट्रोजन को खा के पलता है, तो हम ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करने वाली दवाई देते हैं। आजकल इम्यूनोथेरेपी जैसी ट्रीटमेंट्स भी जो हैं वो आजकल बहुत सक्सेसफुल हैं कैंसर में। तो जैसे कोई ट्रिपल नेगेटिव कैंसर है उसमें इम्यूनोथेरेपी, और एक HER2 पॉजिटिव कैंसर्स में टारगेटेड कीमोथेरेपी। तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। अगर तो आप अर्ली स्टेज में आए हैं, अगर तो आपका कैंसर अच्छे स्वभाव का है तो पहले ऑपरेशन होता है, और अगर गांठ छोटी है तो थोड़ा ब्रेस्ट। सा मैम इसे अच्छे स्वभाव वाले को थोड़ा अगर समझा सकें। हाँ, तो जैसे मैंने अभी बताया अच्छे स्वभाव का कैंसर वो है जो आपके जल्दी मल्टीप्लाई सेल्स नहीं होती उसकी। हाँ, वो स्लोली मल्टीप्लाई होता है, स्लोली स्प्रेड होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका इलाज सरल है, क्योंकि हम आपके फीमेल हार्मोन को ब्लॉक करने की अगर दवाई दें
तो वो कैंसर के सेल्स जो हैं उनकी खुराक चली जाती है, तो हम उनको स्टार्व कर देते हैं, उनकी मौत खुद ही हो जाती है। मैम इसमें मेनोपॉज भी ऐड करिएगा कि हाँ, क्या? तो जो हम ये हार्मोन की जो ट्रीटमेंट देते हैं, तो पहले मैं एक बार सर्जरी की बात करके आपको मेडिकल बताती हूँ। जी। तो अगर आप अर्ली स्टेज कैंसर में आए हैं, गांठ छोटी है और कैंसर गुड नेचर्ड है, ER-PR पॉजिटिव, हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर है, तो ब्रेस्ट बचाने वाला ऑपरेशन बहुत बहुत सेफ है। लेकिन बहुत बार हम लेडीज़ को जब बोलते हैं आपकी ब्रेस्ट बच सकती है, वो जैसे ही घर के बाहर जाती हैं तो 10 लोग बोलने वाले मिल जाते हैं, अरे तुमने ब्रेस्ट बचा दी, तुम्हारा तो कैंसर वापस आ जाएगा। तो मन में वहम डालने वाला नॉर्मल पर्सन उनको मन में एक डर डाल देता है कि जी पूरी ब्रेस्ट निकाल दो। ऐसा नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट, आपका डॉक्टर कह रहा है कि ब्रेस्ट बचाना सेफ है, तो ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है। ब्रेस्ट को बचा के हम उसको रेडियोथेरेपी देते हैं जो कि एक्सरे ट्रीटमेंट है, तो कैंसर के वापस आने का खतरा कई गुना कम हो जाता है और पूरी ब्रेस्ट निकाल के उतनी ही सेफ्टी है जितना ऐसे केसेस में ब्रेस्ट को बचा के है। आजकल हम ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी टेक्निक्स कर रहे हैं जिसमें हम थोड़ी बड़ी गांठों को भी निकाल के ब्रेस्ट के आकार को वापस बना देते क्या हैं। इम्प्लांट से या? नहीं, ऑन्कोप्लास्टिक में हम अधिकतर ब्रेस्ट के अपने टिश्यू के या ब्रेस्ट के अच्छा। आसपास के टिश्यू को, जैसे पीठ से मसल, पीठ से फैट, उसको मूव करके उसको शेप दे देते हैं। अब जिन पेशेंट्स में ब्रेस्ट नहीं बच सकती, सेफ नहीं है ब्रेस्ट बचाना, तो हम इम्प्लांट डाल के या पेट से फैट लेके या कहीं और से मांसपेशी लेके ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। उसको रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कहते हैं। मतलब हमने टोटल ब्रेस्ट तो निकाली, लेकिन हमने साथ के साथ एक न्यू ब्रेस्ट का आकार पेशेंट को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बना के दिया। वो आप उसी टाइम पे करा सकते हो जिस टाइम पे कैंसर का ऑपरेशन है, या आप बाद में भी आके उसको करा सकते हो कि आपका जब इलाज खत्म हो जाए। तो अब सर्जरी के बाद जो आपकी फाइनल रिपोर्ट आती है, उसके ऊपर जैसे मैंने कहा आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट डिसाइड होती है, कीमोथेरेपी होनी है या नहीं होनी है। और जो हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर, जैसे मैंने कहा, जो ईस्ट्रोजन सेंसिटिव है, जो आपके फीमेल हार्मोन को खा के बढ़ता है, उन लेडीज में हम मीनोपॉज इंड्यूस करते हैं। मतलब हम उनके पीरियड्स को ब्लॉक करते हैं, हम उनके ईस्ट्रोजन के लेवल्स को गिराते हैं, जिससे कि फिर वो कैंसर के सेल्स के फिर से पनपने का जो खतरा है वो कई गुना कम हो जाता है। ये वाला ट्रीटमेंट ट्रिपल नेगेटिव, मतलब जिनका ER-PR नेगेटिव है, जिनका ईस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव है, उनमें नहीं दे सकते। इसीलिए उनको हम थोड़ा तेज स्वभाव का कैंसर मानते हैं, क्योंकि हम उनको कोई और दवाई नहीं दे सकते एज अ प्रोटेक्शन कि वो कैंसर वापस ना आए। लेकिन अगर ट्रिपल नेगेटिव पेशेंट भी समय पे डॉक्टर के पास आया है और उसने समय पे अपनी कीमोथेरेपी कराई है, समय पे सर्जरी कराई है, तो उन कैंसर्स के भी वापस आने का खतरा कम होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रिपल नेगेटिव है तो अब तो ये तो बहुत बुरा रिजल्ट होगा। इसका ट्रीटमेंट मतलब आप जैसे बता रही हैं सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है अवेयरनेस। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे शूट से पहले, तो आपने एक फाउंडेशन की आप लोगों ने शुरुआत की है सवेरा, इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, और आप बता रही थी कि उनमें उनमें आपने ब्लाइंड बच्चों को जो है रखा है। ये क्या प्रोसेस है, इसको समझाना चाहें तो? इससे पहले 1-2 लाइनें मैं बोलना चाहूँगी स्क्रीनिंग के बारे में। जैसे मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम कैंसर को तब पकड़ें जब उसके लक्षण अभी सामने ना आए हों, जब अभी वो बहुत छोटा हो। तो बाहर के देशों में 40 साल की उम्र के बाद लेडीज़ रेगुलर तौर पे अपना नियमित रूप पे मैमोग्राम कराती हैं, जो कि ब्रेस्ट का एक्सरे है। अब हमारे देश में एक तो मैमोग्राम फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है। अगर है भी तो उसकी क्वालिटी पे, अगर प्रॉपर क्वालिटी का मैमोग्राम नहीं हो रहा, प्रॉपर डॉक्टर उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो कैंसर की गांठ मिस हो सकती है। तो हम अपनी लेडीज़ को क्या बोलें कि आप समय पे कैसे आओ। तो एक तो हमने बोला अपने हाथों से अपनी जांच, लेकिन अगर आप ट्रेंड लोगों से अपनी ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करा सको साल में एक बार, तो वो ट्रेंड बंदे का हाथ जो है वो छोटी गांठ को पकड़ लेता है। तो बाहर के देश कोशिश कर रहे हैं ऐसी गांठ को पकड़ना जो हाथ से फील ना हो। हम कह रहे हैं कि अगर गांठ 5 सेंटीमीटर की है तो हम उसको 2 सेंटीमीटर पे ही पकड़ें। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको तब पकड़ें कि वो जब बिल्कुल ही हाथ में ना आए, क्योंकि हमारे पास अभी वो फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर वाइज नहीं है कि हम बिल्कुल ही बहुत स्टेज 0 पे कैंसर को पकड़ें। तो हम स्टेज 4 को स्टेज 2 बनाना चाह रहे हैं, हम स्टेज 4 को स्टेज 1 बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, तो ब्लाइंड गर्ल्स जो हैं, ये जर्मनी बेस्ड एक प्रोग्राम है डिस्कवरिंग हैंड्स। इसमें ब्लाइंड गर्ल्स की 6 महीने तक थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें ब्रेस्ट के बारे में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरी समझाई जाती ये है। आपने शुरू क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने ये समझा कि यहाँ पर हिंदुस्तान में अर्ली डायग्नोसिस बहुत मुश्किल काम है।
हाँ, सो हमने ये समझा है कि हम अगर यही बोलें कि केवल मैमोग्राम ही कम्युनिटी में हो या केवल हाथों का ही चेकअप कम्युनिटी में हो, वो नहीं चलता। तो हमारी सड़क पे एल्टो और मारुति भी चलेगी और बीएमडब्ल्यू भी चलेगी। हमको अपने तरीके से जितने टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि जो जिसके लिए काम कर जाए, जो जिसके लिए सक्सेसफुल हो टेक्निक, हमको वो सारे टेक्निक्स को एम्प्लॉय करना है। तो मैमोग्राम तो हम कहेंगे कराओ, लेकिन अगर मैमोग्राम की फैसिलिटी आपके वहाँ नहीं है तो आप किसी ट्रेंड बंदे से अपनी ब्रेस्ट की जांच कराइए। तो मैं 7 साल पहले जर्मनी गई थी, जहाँ पर डिस्कवरिंग हैंड्स प्रोग्राम सबसे पहले चलाया गया था, और वहाँ ये देख के मेरे को बहुत एक इंस्पिरेशन मिली कि हमारे देश में एक तो अगर लड़की है और ब्लाइंड है तो उसकी तो लाइफ वहीं ख़त्म हो जाती है, ना तो उसकी शादी होगी, ना तो उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, तो पेरेंट्स के लिए तो बच्चे की ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई। तो ये हम इन बच्चों को ट्रेन करते हैं अंडर द प्रोग्राम ऑफ डिस्कवरिंग हैंड्स, जो कि नैब हॉस्कास दिल्ली में जो एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड है, वहाँ पर इन बच्चियों की ट्रेनिंग होती है। फिर ये 3 महीने मेदांता हॉस्पिटल ब्रेस्ट क्लिनिक में मेरे साथ लाइव पेशेंट्स पे ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर मेदांता के CSR एक्टिविटी के थ्रू हमने इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और PHCs और डिस्पेंसरी में बिठाया है, ताकि जो नॉर्मल लेडीज़ है जो वहाँ आ रही हैं, एक तो उनकी जांच की जांच हो रही है, दूसरा ये लड़कियां हर औरत को सिखाती हैं कि सही तरीके से अपनी जांच कैसे करनी है, कैंसर के क्या लक्षण हैं, डॉक्टर के पास टाइम पे आना क्यों ज़रूरी है। तो ये 1-on-1 हम जो है अवेयरनेस इन द कम्युनिटी कर रहे हैं। ट्रेनिंग चेन भी बन रही है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैम फिज़िकल एक्टिविटी को एक्सरसाइज करने से, बढ़ाने से क्या इस कैंसर के चांसेस कम होते हैं, या आपने अपने OPD करते हुए ये सभी महिलाओं में समान रूप से देखा है? सो देखिए, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, तो मैं पेशेंट्स को एक ही चीज़ बोलती हूँ कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अब हमने तो दवाइयाँ दे दी, आपने लाइफस्टाइल को नहीं बदला, तो हमारी दवाइयों का क्या फ़ायदा। तो वेट कंट्रोल स्पेशली, ये तो हमें पता ही है कि पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज़ में अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपकी बॉडी की फ़ैट में एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन बनता है। तो पोस्ट मीनोपॉजल ओबीस लेडीज़ जिनका वेट ज़्यादा है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर बनने का खतरा ज़्यादा है। और ये माना गया है कि रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, ठीक से खाना, समय पे खाना, टाइम पे सोना और स्ट्रेस में, अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम करना, तो यही सब लाइफस्टाइल फैक्टर्स है ना, इन सब को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हम अपने कैंसर की रिस्क को कम करते हैं। अब बहुत सी लेडीज़ आती हैं, कहती हैं डॉक्टर साहब मैं तो 15 साल से योगा कर रही हूँ, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करती, मैं तो नॉनवेज भी नहीं खाती, मैं तो रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, मैंने तो बच्चों को भी दूध पिलाया, तो मुझे कैंसर क्यों हुआ। अब वो क्यों तो हमारे पास नहीं है, पर मैं उनको यही बोलती हूँ क्योंकि आपका फिटनेस लेवल इतना अच्छा है, आपकी ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स बेटर होगा, आपके कैंसर के वापस आने का खतरा कम होगा, एज अपोज टू समबडी जो कि किसी ज़िंदगी में एक्सरसाइज ही नहीं की, वेट ज़्यादा है, ठीक से खाते पीते नहीं है, तो उनका ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुल नहीं होता और कैंसर के वापस आने का खतरा भी ज़्यादा है। मैम ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, मैं पढ़ रहा था कि जो सबसे ज़्यादा लीथल कैंसर होते हैं, लंग कैंसर या GI कैंसर, उसके मुकाबले ये ज़्यादा इसको ट्रीट किया जा सकता है। ऐसा है क्या कि ये उतना खतरनाक नहीं है और कैंसर्स के मुकाबले? बिल्कुल, ये तो माने गए स्टेटिस्टिक हैं कि 90% से ज़्यादा क्योर रेट है इस कैंसर का। लेकिन ऑब्वियसली अगर पेशेंट लेट स्टेज में आया है, या कई बार जो बहुत अग्रेसिव कैंसर्स होते हैं, कई पेशेंट्स में इवन अगर अर्ली स्टेज में पकड़े जाएं, उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि हर एक की बॉडी की इम्यूनिटी अलग है। अब कोविड ने सबको सिखाया कि किसी को सिवियर कोविड भी था और वो बच गया, और किसी को माइल्ड कोविड पे भी जान चली गई। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इम्यूनिटी भी इसमें एक रोल प्ले करती है। बट अधिकतर डेफिनेटली अगर हम ट्रीटेबल एंड क्योरेबल कैंसर्स की बात बॉडी में करें, तो ब्रेस्ट कैंसर उनमें टॉप में आता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? मैं पढ़ रहा था कि ट्रीटमेंट के बाद फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज कैंसर में कई लोगों के कमेंट्स थे कि उनकी फर्टिलिटी पे असर पड़ा। इसमें क्या मिथ हैं? सो आई एम वेरी हैप्पी आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंडिया में 16 to 20% लेडीज़ तो यंग एज में आएंगी, 25, 30, 35 पे आएंगी, और आजकल सब लोग अपनी चाइल्ड बेयरिंग डिले कर रहे हैं, तो बहुत सी लेडीज़ 30 साल के बाद ही फैमिली प्लान करना शुरू होती हैं। तो अब अगर आपको कैंसर ही 28 पे हो गया, तो इसके अंदर इसीलिए आपका कैंसर ट्रीटमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर में होना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब कि आप जिस सर्जन के पास पहुँचे वो अकेला आपका इलाज नहीं कर सकता, उसमें
आपके और भी कई डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स होते हैं जो ऑन्को फर्टिलिटी में एक्सपर्ट होते हैं। ऑन्को मतलब कैंसर रिलेटेड और फर्टिलिटी मतलब आपके जैसे IVF ट्रीटमेंट में एग्स को निकाल के प्रिजर्व किया जाता है, ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हम इन गर्ल्स का जिनको कैंसर हुआ है इनके एग्स को प्रिजर्व कर देते हैं। ऑल्सो जब कीमो दी जाती है उस टाइम पे कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि उनकी फर्टिलिटी जो है वो प्रिजर्व होती है, ताकि वो ओवरीज जो हैं वो वापस अपनी लाइफ पे आ जाएं। अब अगर तो आपका ER/PR पॉजिटिव कैंसर है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि 5 साल तक तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी ना करें, पर ये केस टू केस डिस्कशन होता है। तो मैं यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन ये ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आपको यंग एज में कैंसर हुआ है और आपकी फैमिली अभी कंप्लीट नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से अवश्य बात करें कि आप अपने ओवा को प्रिजर्व करना चाहती हैं। और ये एक्चुअली इतना सक्सेसफुल है कि हर साल हमारे कितने यंग पेशेंट्स हमें मैसेज भेज रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आई हैड अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा नॉर्मली हो गया या थ्रू IVF हुआ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कैंसर हुआ है तो कल को आप नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकती। इनफैक्ट कैंसर पेशेंट मुझे ऐसे लगता है कि वो नॉर्मल बंदे से बेटर ज़िंदगी जीता है, क्योंकि अब वो अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी ज़्यादा अवेयर होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, हमने लगभग सारी जो है पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, अगर आप कुछ और मैसेज देना चाहें लोगों में। तो मेरी सबसे बड़ी मैसेज अपनी इंडियन लेडीज़ के लिए ये है कि आप ये मत सोचो कि ये कैंसर मुझे नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से हम जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में सबसे कॉमनेस्ट कैंसर अमंगस्ट वुमेन बन गया है। इसमें 90% केसेस में फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, तो आप ये मत बोलिए कि मेरे घर में किसी को नहीं था तो मुझे नहीं होगा। तो एक अपना रूटीन बनाना सेल्फ एग्जामिनेशन का, कोई भी लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना और बिना मन में डर, बिना भय, बिना मिथ्स के आप अपना इलाज समय पे कराइए, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। और एक बात मैं हमेशा अपने देशवासियों को ज़रूर बोलती हूँ कि अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो प्लीज़ उनको गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। आपका क्या विचार है और आपने क्या सुना कि क्या हो सकता है, वो डर मत डालिए। जो पेशेंट है अपने डॉक्टर पे विश्वास कीजिए। अगर आपका डॉक्टर आपको जो बोल रहा है आप उसको मानिए, आपको आपके मोहल्ले वालों ने क्या बोला उसको मत मानिए। ये आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन जाननी बहुत बहुत आवश्यक है। और किसी भ्रम में मत रहिए। भ्रम में रहने से तो और मुश्किल होती है। सो आप पूरी फेथ के साथ ट्रीटमेंट कराइए। ये ट्रीटेबल कैंसर है, ये क्योरेबल कैंसर है, और हमने शुरुआत में जैसे बोला कि अगर आपका समय पे पकड़ा गया तो आप लकी हैं, क्योंकि आपका कैंसर ऐसा है जो ट्रीट हो सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो आपने जाना कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस और अर्ली डायग्नोसिस। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।